गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। कक्षा 9 विज्ञान में 14वां पाठ चल रहा है हमारा। प्राकृतिक संपदा के बारे में हम देखेंगे। पहला सवाल है हमारे पास, किस लिए पृथ्वी पर जीवन विद्यमान है? क्योंकि हमारी पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जहाँ जीवन विद्यमान है। क्योंकि पृथ्वी पर जीवन बहुत सारे कारकों पर निर्भर रहता है और जीवन के लिए परिवेश, ताप, जल और भोजन, सभी प्रकार के ताप, जल और भोजन इसकी आवश्यकता होती है। और पृथ्वी पर यह सभी प्रकार के जीवों की मूल आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सूर्य से ऊर्जा तथा पृथ्वी पर उपलब्ध संपदा की आवश्यकता होती है। इसीलिए हमारी पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जहाँ जीवन विद्यमान है। दूसरा सवाल है, स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल के बारे में लिखिए। स्थल मंडल की बात करते हैं तो पृथ्वी की सबसे बाहरी परत जो है उसे स्थल मंडल कहते हैं। और पृथ्वी के 75% भाग पर जल हैं और यह भूमिगत जल के रूप में भी पाया जाता है। इन सभी को जल मंडल कहते हैं। और वायु जो पूरी पृथ्वी को कंबल के समान ढके रहती हैं उसे वायुमंडल कहते हैं। तो ये 3 प्रकार के मंडल हो गए, स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल। उसके बाद हमारे पास सवाल है, जीवमंडल किसे कहते हैं, समझाइए। जीवमंडल देखते हैं तो जीवन को आश्रय देने वाला पृथ्वी का यह घेरा जहाँ तीनों मंडल होते हैं, वायुमंडल, स्थल मंडल और जल मंडल, ये तीनों मंडल एक दूसरे से मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं, उसे जीवमंडल के नाम से जाना जाता है। और सजीव जीवमंडल के जैविक घटक हैं, जबकि वायु, जल और मृदा जीवमंडल के निर्जीव घटक हैं। आगे चलेंगे। किस लिए पृथ्वी पर जीवन है और मंगल पर जीवन नहीं है? चौथा सवाल, पृथ्वी पर जीवन है और मंगल पर नहीं है। तो देखते हैं। पृथ्वी पर जीवन होने का कारण है वायु के घटकों का परिणाम, जबकि शुक्र तथा मंगल जैसे ग्रहों जहाँ कोई जीवन नहीं है, क्योंकि वहाँ पर मुख्य घटक है कार्बन डाइऑक्साइड। वास्तव में शुक्र तथा मंगल ग्रहों के वायुमंडल में 95 से 97% तक कार्बन डाइऑक्साइड है, इसलिए वहाँ पर जीवन संभव नहीं है। 4 सवाल हो गए। 5वां सवाल देखते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करने वाली 2 क्रियाएं और वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड का कम मात्रा में होने के 2 मुख्य कारण। कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करने वाली 2 क्रियाओं के बारे में देखेंगे। हमारे यहाँ यूकैरियोटिक कोशिकाओं और बहुत सी प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं को ग्लूकोज अणुओं को तोड़ने तथा उससे ऊर्जा प्राप्त करने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। इसी के परिणाम स्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड की उत्पत्ति होती है। जबकि दूसरी क्रिया देखते हैं जिसके परिणाम स्वरूप ऑक्सीजन की खपत होती है और कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन होता है, इसे हम दहन कहते हैं। इसमें केवल मनुष्य के वे क्रियाकलाप नहीं है जो ऊर्जा प्राप्त करने के लिए ईंधन को जलाते हैं, और बल्कि जंगलों में आग भी आती है। हमारे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 1% का एक छोटा सा भाग है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड 2 विधियों से स्थिर होती है। पहली विधि है हरे पेड़ पौधे सूर्य की किरणों की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लूकोज में बदल देते हैं, तथा दूसरी विधि है बहुत से समुद्री जंतु समुद्री जल में घुले कार्बोनेट से अपने कवच बनाते हैं। इसी प्रकार वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड कम मात्रा में हो जाती है, इन 2 कारणों से। आगे देखते हैं। 6ठा सवाल, जलवायु के नियंत्रण में वायुमंडल की भूमिका। यहाँ पर देखते हैं, हम दिन भर की गर्मी के बाद शाम को
बहने वाले ठंडे समीर से राहत महसूस करते हैं। कभी कभी कई दिनों तक अधिक गर्म मौसम के बाद वर्षा होती है। तो वायु की इस गति का कारण हम देखने वाले हैं। उसके बाद ये सभी क्रियाएं हमारे वायुमंडल में हवा के गर्म होने और जल वाष्प के बनने का परिणाम है। जल वाष्प जीवित प्राणियों के क्रियाकलापों और जल के गर्म होने के कारण बनती है। याद रखिए जल वाष्प कैसे बनती हैं। स्थलीय भाग या जलीय भाग से होने वाले विकिरण के परावर्तन तथा पुनर्विकिरण के कारण वायुमंडल गर्म होता है और गर्म होने पर वायु में संवहन धाराएं उत्पन्न होती हैं। इस प्रकार हमारे जल वायु का नियंत्रण होता है वायुमंडल के द्वारा। उसके बाद आखिरी सवाल है, समझाइए, विस्तृत रूप से समझाइए वायु की गति। वायु की गति पवन आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। वैसे यहाँ पर हमारे पास पवने हैं। उसमें हम लोग दूसरे पेज से शुरू करें, यहाँ से कि यहाँ पर देखेंगे, जब वायु स्थल और जल के विकिरण के कारण गर्म होती है तब यह ऊपर की ओर प्रवाह करती है। क्योंकि जल की अपेक्षा स्थल जल्दी गर्म होता है, इसलिए स्थल के ऊपर की वायु जल के ऊपर की वायु के अपेक्षा तेज़ी से गर्म होती है। इसलिए अगर हम तटीय क्षेत्रों को दिन में देखते हैं तो पाते हैं कि स्थल के ऊपर की वायु तेज़ी से गर्म होकर ऊपर उठना शुरू करती हैं। जैसे ही यह वायु ऊपर की ओर उठती हैं, वहाँ कम दाब का क्षेत्र बन जाता है और समुद्र के ऊपर की वायु कम दाब वाले क्षेत्र की ओर प्रवाहित हो जाती हैं। एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में वायु की गति पवनों का निर्माण करती है। दिन के समय हवा की दिशा समुद्र से स्थल की ओर होगी और रात के समय स्थल और समुद्र दोनों ठंडे होने लगते हैं। क्योंकि स्थल की अपेक्षा जल धीरे धीरे ठंडा होता है, इसलिए जल के ऊपर की वायु स्थल के ऊपर की वायु से गर्म होगी। यहाँ तक ही लिखना है, यहाँ तक, ठीक है। ये हमारा सवाल था, आखिरी सवाल पवन के बारे में। तो ये बात हो गई पवन के बारे में। फिर अगले वीडियो में आप लोग थोड़ा सा वर्षा के बारे में पढ़िए। वर्षा के बारे में सवाल आ सकते हैं। उसके बाद देखें तो वायु प्रदूषण के बारे में हम देखने वाले हैं। वायु प्रदूषण के बाद जल के बारे में, जल के बारे में देखेंगे। जल के बाद है हमें देखना है जल प्रदूषण। जल प्रदूषण की बात करेंगे। ये सब आप लोग पढ़ के रखिए। फिर मृदा में खनिज की प्रचुरता, उसके बाद हैं और चक्रों के बारे में देखेंगे, जलीय चक्र और नाइट्रोजन चक्र। उसके बाद हम देखेंगे कार्बन चक्र की बात करेंगे। चक्रों के बाद ऑक्सीजन चक्र भी आएगा अंत में। ये सब आप लोग पढ़ के रखिए तो पाठ आगे चलाने में बहुत मज़ा आएगा। ओजोन की परत है, यहाँ तक है, ये सब पढ़ के रखिए, ठीक है। अगले वीडियो में देखते हैं इसके बारे में।